नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी फाइनेंस क्या होता है और किसी भी कंट्री के एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने में एनर्जी फाइनेंस कौन-कौन सा की रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एनर्जी फाइनेंस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन-कौन से की प्लेयर्स होते हैं एनर्जी फाइनेंस सेक्टर में, एनर्जी फाइनेंस में ऐसी कौन-कौन सी रिस्क होती है और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, हेजिंग स्ट्रेटजीज़ स्ट्रेटजीज़ क्या होती है और एनर्जी फाइनेंस में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एनर्जी फाइनेंस बेसिकली किन-किन कंस्टिट्यूट से मिलके बना होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इंडिया में कुछ केस स्टडीज़ जो एनर्जी फाइनेंस के सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी फाइनेंस क्या होता है। बेसिकली यह एक फाइनेंस की ऐसी ब्रांच होती है जो डेडिकेटली फोकस करती है एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसमें शामिल होता है एनर्जी सेक्टर से के जो प्रोजेक्ट है उनकी फाइनेंसिंग, उनका इन्वेस्टमेंट तथा उनका मैनेजमेंट। तो इन इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बेसिकली इसमें एनालिसिस होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसका वैल्यूएशन होता है और साथ ही साथ उसमें कितने तरीके के फाइनेंस रिसोर्सेज़ को एलोकेट करना है और किस तरीके से करना है, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। इन सब किसी हेल्प से हमको उस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन में, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है और साथ ही साथ जो हमारा एनर्जी सेक्टर है और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी ग्रोथ होती है। इन सब के अंदर हमारा बेसिकली पावर प्लांट्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन हो एक्टिविटीज़ होती है, वो हो गया और जो हमारे एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। उन सब की फाइनेंसिंग के लिए हम एनर्जी फाइनेंस वाली सेक्टर को यूज़ करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब हमको एनर्जी फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर होता है, वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारा आईटी सेक्टर होता है, उसमें वो मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है। मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल इंटेंसिव सेक्टर है। वहाँ पे आपको इतनी हेवी मशीनरी या फिर इतना हेवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उस प्रोजेक्ट को या फिर उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। बट अगर हम किसी एनर्जी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमको काफ़ी हेवी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, काफ़ी लैंड यूज़ होगा, काफ़ी उसमें नेचुरल रिसोर्सेज़ यूज़ होते हैं, तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। तो उस कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, उस कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको उसको किसी तरीके से हमको फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको उसी प्रोसेस को फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो कैपिटल इंसेंटिव होने के कारण इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जो इसमें फंडिंग देते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमको एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो हमको फाइनेंसिंग को हेल्प लेनी पड़ती है। सेकंड जो हमारा वो है कि किसी प्रोजेक्ट में उसकी जो वायबिलिटी आ रही है कि उसकी जो और जो जब वो बन जाएगा और वो अभी बना नहीं है, तो उसके बीच में हमको जितना वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है मतलब इतना पैसा लगाने पे हमको सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो उस तरीके की फंडिंग के लिए भी हमको एनर्जी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ एनर्जी फाइनेंस से हमको किसी प्रोजेक्ट के इंस्टॉल करने के पहले ही उस उससे रिलेटेड जो रिस्क है, उनके बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ उसको मिटिगेट कैसे करना है, उसकी भी स्ट्रैटेजीज़ एनर्जी फाइनेंस के अंदर बना ली जाती है। अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में या फिर जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर हमको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो भी उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फंडिंग को भी एनर्जी फाइनेंस से ही पूरा किया जाता है। जो एक एनर्जी फाइनेंस साथ ही साथ जब इतनी एक्टिविटी होगी, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है, तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन उन सब से जॉब क्रिएशन होता है, उन सब से हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है, जिससे कि जो देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट होता है। तो साथ एनर्जी फाइनेंस हमारे कंट्री में जॉब क्रिएशन और उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो की पॉइंट्स थे जो एनर्जी फाइनेंस के लिए सिग्निफिकेंट जो एनर्जी फाइनेंस की सिग्निफिकेंस को बताते हैं। अब अगर हम ये देखें कि कौन-कौन से ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जो एनर्जी फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी फंडिंग देने वाले इंस्टीट्यूट रहेंगे, तो वो सब हमारे एनर्जी फाइनेंस के उसके प्लेयर्स रहेंगे। जैसे कि बैंक्स हो गया या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया तो उसके अंदर हमारे कमर्शियल बैंक हो गए या फिर जो डेडिकेटेडली जो डेवलपमेंट्स बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, जो एनर्जी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट फंड करते हैं। ये सब इसका पार्ट हो गए। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, जो बेसिकली किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी स्टार्टअप में जो अर्ली स्टेज फंडिंग देते हैं, वो हमारे प्राइवेट इक्विटी फर्म या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। ये एक बेसिकली उसका स्टेक्स खरीद लेते हैं, उसकी कंपनी के ओनर बन जाते हैं और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक तरीके से डेट के फॉर्म में उसको पैसा देते हैं। जो एनर्जी कंपनीज़ होती है, वो खुद अपनी बैलेंस शीट में से मतलब जो उनका प्रॉफिट होता है या फिर जो उनकी जो एक तरीके से सेविंग्स होती है, उससे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। तो वो भी एक इसके प्लेयर्स बन जाते हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो कलेक्टिवली फंडिंग पे काम करते हैं, जैसे कि हमारा एलआईसी हो गया, उसके पास हमारी पूरी कंट्री का काफ़ी सारा पैसा आता है। मतलब इंडिविजुअल्स उसमें पैसा जमा करते हैं, फिर वो उसको
बड़ी किसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो ये इस एक एग्ज़ाम्पल था हमारे ये इसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उसी तरीके से एक ब्लैक रॉक कंपनी है, जो फ़ॉरेन की है, जो फ़ॉरेन में बहुत सारे लोग हैं जो उसको पैसा देते हैं और वो फिर वो डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट-डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपना पैसा उन सबका पैसा लगाती है। तो उनको फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो ये भी इन कंपनियों में एनर्जी सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। जो गवर्नमेंट्स होती है, वो ऑब्वियसली वो किसी भी कंट्री की अगर गवर्नमेंट रहेगी, तो वो चाहेगी कि अब उसके यहाँ पे डेवलपमेंट होए और जॉब क्रिएशन होए, तो वो भी अपना पैसा लगाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाता है। जो मल्टीलैटरल्स हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया या आईएफसी हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का ही एक ब्रांच है। तो ये सभी के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि किसी भी जो बैकवर्ड या डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये भी फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो गए। जो रिन्यूएबल एनर्जी फंड या फिर जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, ये भी एक तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर्स का काम करते हैं। जो एनर्जी मार्केट के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी एनर्जी ट्रेडिंग होती है या फिर जो भी उसमें जो उस तरीके के उसके ट्रेडर्स होते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हैं या फिर जो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि हमारे पावर एक्सचेंजर्स हो गए या फिर पावर एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स हो गए, वो सब इसमें वो भी इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। तो ये कुछ की इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे, जो एनर्जी फाइनेंस की ब्रांच से जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में मिल के और जब एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ जो हमारे पास है, उनका रिसोर्सेज़ को लगा के, उनकी एक्सपर्टाइज़ को लगा के मार्केट को पूरा स्टेबल करके, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ को एन्श्योर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है एनर्जी फाइनेंस में? तो रिस्क मैनेजमेंट की बेसिकली ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज़ को कम करने के लिए और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली कौन-कौन सी ऐसी रिस्क होती है जो एनर्जी फाइनेंस से जुड़ी हुई है? तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा रिस्क है वो है प्राइस रिस्क और मार्केट वोलेटिलिटी। मतलब जो सब प्राइस क्यों चेंज होता है किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी अ, कमोडिटी का? तो वो होता है सप्लाई डिमांड के कारण, जो मार्केट के डायनामिक्स होते हैं। तो अगर सप्लाई डिमांड अगर अफ़ेक्ट होती है, सप्लाई डिमांड किसी भी तरीके से अफ़ेक्ट हो सकता है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया वार हुआ था, उस टाइम पे ऑयल प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन हुई थी। तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट था हमारे एनर्जी प्राइसेज़ पे। हो सकता है किसी दिन कोल का प्राइस अप एंड डाउन होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डायरेक्टली अफ़ेक्ट हो जाएगा उससे। तो इस तरीके की जब भी कोई सिचुएशन बनती है, तो जो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आती है, उससे अनसर्टेनिटी जनरेट होती है, तो उसको कम किया जाता है। उसको कम करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्वैप्स हो गया। इन सब से हम इस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये सब क्या होता है, हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। जो हमारा सेकंड जो रिस्क है या फिर जो जिसको मैनेज किया जाता है, वो है रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स है, बेसिकली वो फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं। तो उनको अपना एमिशन कम करना पड़ेगा, उनको कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको जो उनकी फंडिंग्स है, मतलब उनको जो ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि एमिशन कम होए। पर उन सबको टेक्नोलॉजी किसी-किसी कॉस्ट के साथ आती है। तो ऐसे में फिर उनका प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा और उनको बिज़नेस सस्टेन करने में मुश्किल आएगा। तो ये एक तरीके का रिस्क है। तो इसको कम करने के लिए भी इसको मैनेज किया जाता है। अब इसके लिए और कौन-कौन से इसमें हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रिस्क है, जैसे कि टैक्सेशन हो सकता है, सब्सिडी में कटौती हो सकता है, जो टैरिफ है उसका बढ़ना हो गया या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट होता है, जैसे कि अभी रिन्यूएबल परचेज़ ऑब्लिगेशन एक टारगेट होता है, जो हर एक एनर्जी इंटेंसिव कंपनी को टारगेट पूरा करना ही है कि उसको उसकी जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो 20% या 30% रिन्यूएबल एनर्जी होना कंपल्सरी है। तो इस तरीके की जब भी कोई पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है, तो वो भी एक हमेशा मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस के लिए रिस्की रहता ही है। तो इसको भी मिटिगेट करके चलना पड़ता है। जो हमारा तीसरा रिस्क रहेगा वो है एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क। बेसिकली ये जुड़ा हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। जो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिस्क रहेगा वो रेगुलेटरी फॉर्म के रूप में ही हमारे सामने आता है। और जो सोशल रिस्क रहेगा इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कोई एनर्जी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड है, उस एनर्जी प्रोजेक्ट से काफ़ी ऐसे लोकल लोग होंगे जो अफ़ेक्टेड होंगे पॉज़िटिवली और नेगेटिवली एज़ वेल एज़। तो उनका जो इम्पैक्ट आएगा उस प्लांट के ऑपरेशन में या फिर जो सप्लाई डिमांड रहेगा वहाँ पे, तो उसको भी मैनेज करने के लिए पहले से प्लानिंग कर लेना सही होता है। ऑपरेशनल रिस्क, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो रनिंग ऑपरेशन चल रहा है किसी भी इंडस्ट्री का, जैसे लाइक वो रिफाइनरी हो या फिर कोई पावर प्लांट हो, तो उसमें इक्विपमेंट फेलियर से उसका प्रोडक्शन या फिर अफ़ेक्ट हो सकता है, उसका प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो सकती है, कॉस्टिंग चेंज हो सकती है, सॉरी। तो और या फिर जो सप्लाई चेन है वो अगर डिसरप्ट हो गई,
तो भी वो उसके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, वो भी एक रिस्क का काम करेगी। या फिर कोई इनएफिशिएंसी चल रहा है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि कुछ टाइम पहले एक गवर्नमेंट कंपनी के पावर प्लांट में काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो उससे उसका मेन मशीन दोनों लॉस हुआ था, तो वो भी एक तरीके से सेफ्टी हैज़ार्ड भी रहेगा और रिस्क का काम भी करेगा। तो उसको भी मिटिगेट करके चलना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा था एक कंपनी है हमारी एनटीपीसी, तो उसमें बाढ़ के कारण वहाँ पे उत्तराखंड में एक उसका पूरा पावर प्लांट बिगड़ मतलब डैमेज हो चुका था। तो वो भी एक तरीके से रिस्क का है, तो उसको भी रिस्क को किस तरह से मिटिगेट करना है, वो प्लानिंग शुरू में ही की जाती है एनर्जी फाइनेंस के अंदर। और जो हमारा रहेगा काउंटर पार्टी और क्रेडिट रिस्क, बेसिकली ये उस तरीके से मैनेज किया जाता है, जब हम किसी को पैसा देते हैं, तो सामने वाला को पैसे देना कितना रिस्की हो सकता है, उसका असेसमेंट हो गया, वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो परफ़ॉर्म ना करे और वो एक एक तरीके से एनपीए बन जाए। उसका असेसमेंट बहुत ही डेप्थली किया जाता है, जिससे कि उसकी क्रेडिट वर्थिनेस बन है या नहीं ये पता चले, और अगर है तो वो कितना तक उसको रिटर्न कर सकता है, वो कितने टाइम में रिटर्न कर पाएगा। इस तरह की चीज़ें का एनालिसिस अच्छे डिटेल में किया जाता है, जिससे कि रिस्क को मैनेज करने में आसानी होए। हेजिंग स्टडीज़, तो बेसिकली हेजिंग क्या होता है, वो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइस का जो रिस्क है, उसको कम करने के लिए और जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, उसको बचाने के लिए हमको हेजिंग स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है। जिससे इस हेजिंग स्टडीज़ से यूज़ करने से हमको जो हमारा ऑपरेशंस है, उसमें स्टेबिलिटी मिलती है, तथा साथ ही साथ हमको ये भी रहता है कि हाँ, हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्टिल बने रहते हैं। तो हेजिंग करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। हमने यहाँ पर 6 ऑप्शंस को लिस्ट किया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी अ, यूटिलिटी किसी भी चीज़ का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैंने उसके सेलर से या बायर से, कि मुझे इतनी क्वांटिटी इस रेट पे मुझे आने वाले 6 महीने के बाद आप दे दोगे। तो अगर बायर सेलर के बीच में आज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 6 महीने बाद उसका जो भी कॉस्ट रहेगा उससे मतलब नहीं रहेगा। मैंने 6 महीने पहले इस प्राइस पे ये डील करी थी कि मुझे इतना क्वांटिटी का ये रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है? इसमें बेसिकली एडवांटेज किसी को भी हो सकता है, जिस तरीके की पता नहीं 6 महीने बाद क्या मार्केट, जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने 1 बैरल ऑयल का किसी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 6 महीने बाद 1 बैरल ऑयल चाहिए। सपोज़ आज की मार्केट रेट पे, आज लेट अज़्यूम $100 पर बैरल रेट है। तो आज मैंने 100 दे दिया। अब हो सकता है कि 6 महीने बाद इतना ओवर प्रोडक्शन हो जाए कि वो 100 की जगह 60 इसका प्राइस रह जाए। तो उस टाइम पे मुझे लॉस हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे कोई बीच में कुछ अगर ग्लोबली अ, अनरेस्ट रहता है, तो हो सकता है कि वो 100 का 150 हो जाए, तो उस टाइम मुझे $50 का गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के कारण बायर और सेलर दोनों के लिए ये पॉसिबल है कि वो फ़ायदेमंद हो सकता है किसी भी एक के लिए, कि हाँ, ठीक है, मुझे एटलीस्ट 100 तो मिल ही जाएँगे, और जो बायर है उसको ये तो रहेगा कि हाँ, मुझे एटलीस्ट 100 से ज़्यादा तो नहीं देने हैं। तो इस तरीके के एक्शंस को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस बोला जाता है। तो इस तरीके से करने से जो हमारा प्रोडक्शन रहता है, जो हमारी कंपनी रहती है, एनर्जी प्रोजेक्ट रहता है, उसमें रॉ मटेरियल के इंश्योर हो जाता है कि हाँ, ठीक है, मुझे एटलीस्ट रॉ मटेरियल में तो मेरा प्राइस वेरिएशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी इसको हेजिंग की जाती है कि हाँ, ठीक है, प्रिडिक्शन रहेगा मेरे पास। दूसरा है स्वैप। स्वैप में बेसिकली हमारे पास 5 मेथड्स होती है। स्वैप क्या होता है कि हमारा ये इस तरीके के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में कैश फ्लो को इंश्योर करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट का स्वैप मतलब कोई कंपनी ए है किसी कंट्री में और कोई कंपनी बी है। कंपनी ए ने जो पैसा ले रखा है किसी बैंक से, सपोज़ वो एक अ वेरिएबल वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रखा है, और जो कंपनी बी है, उसने किसी बैंक से फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रखा है। तो इंटरेस्ट रेट तो चेंज होती रहती है, वो मार्केट डायनामिक्स के ऊपर है। तो अगर ये ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मैं आपकी फिक्स इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ये ठीक है, मुझे जो मेरा पैसा देना है, वो मैं आपकी इंटरेस्ट रेट से दूँगा, और जो मेरा जो वेरिएबल है, वो आप ले लीजिए। मतलब अगर मेरा वेरिएब ए कंपनी अब वो जो पैसा देगी, वो फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से देगी। अगर उसको भले ही उसका कितना भी अप हो जाए या डाउन हो जाए इंटरेस्ट रेट, और जो बी है, वो जो पैसा चुकाएगी, वो वेरिएबल के हिसाब से चुकाएगी। अगर ऐसा स्वैप कर लेते हैं, तो ऐसे में इन दोनों को क्या रहेगा कि ए को क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे तो फिक्स ही देना है। अब अगर वो कम हो जाता है, तो ए का लॉस है, और अगर वो बढ़ जाता है, तो बी का लॉस है। ऐसे में 2 पार्टीज़ के बीच में बेसिकली स्वैप का मतलब ये होता है कि अगर प्रिडिक्शन किसी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि किस साइड की डायरेक्शन में जाएगी, और वो सर्टेनिटी चाहता है कि हाँ, मुझे लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी मिले, तो वो स्वैप वाले मेथड को यूज़ करता है। उसी तरीके से
हमारे पास करेंसी स्वैप भी होता है कि ठीक है, कोई कोई जापान का कोई बिज़नेसमैन है, अगर वो एक सर्टेन करेंसी रेट पे अमेरिकन डॉलर खरीदता है एंड वाइस एंड वर्सा, तो उसको कुछ लिमिट, उसको जितना जापानीज़ येन देना पड़ेगा अमेरिकन को, वो पहले से ही फिक्स करके रख लेगा कि ठीक है, मुझे मैं इतना ही दूँगा। आज अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो। इससे दोनों दोनों साइड क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, मुझे इतना ही डॉलर मिलेगा और मुझे इतना ही येन मिलेगा। ताकि दोनों को सर्टेनिटी हो जाएगी और प्रेडिक्शन लगाने में कि हाँ, ठीक है, मेरा बिज़नेस की प्रेडिक्शन मुझे है। और जो कमोडिटी स्वैप होता है, मतलब कोई कॉफ़ी एग्ज़ाम्पल के लिए, मुझे अगर कॉफ़ी रॉ मटेरियल अगर मैं किसी दूसरी कंट्री से खरीद रहा हूँ, तो मैंने उसके सप्लायर से पहले ही कर लिया कि मुझे 6 महीने बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफ़ी चाहिए इस रेट पे। और कोई बायर, अगर कोई सेलर अगर मुझे रेट देने को रेडी है, तो मेरा भी प्रेडिक्शन हो जाएगा कि हाँ, ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल इस कॉस्ट में मिलेगा। अब फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के स्वैप एग्रीमेंट होते हैं जिससे कि लॉस को या फिर जो प्राइस सर्टेनिटी हो उसको इंश्योर किया जाता है और जो प्रॉफिट मार्जिन है उनको इंटैक्ट रखा जाता है। अब जो हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग है, स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एज्यूमिंग मैंने एक किसी भी मार्केट में मैंने शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन दोनों ले ली। अब बेसिकली ये थोड़ा मार्केट का कांसेप्ट है कि शॉर्ट मतलब क्या, लॉन्ग मतलब क्या। लॉन्ग मतलब मेरे को किसी पे बुलिश हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि वो बढ़ सकता है, तो उसको मैं लॉन्ग बोलूँगा। और मैंने उसमें लॉन्ग पोजीशन लूँगा, मतलब मैं उसमें अभी खरीद लूँगा, मुझे पता है वो बढ़ेगा तो मैं उसको प्रॉफिट में बेचूँगा। और शॉर्ट का मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ को अभी से बेच दूँगा, तो मुझे पता है कि फ्यूचर में वो गिरने वाला है, तो मैं उसको फिर बाद में खरीद लूँगा। तो ये एक तरीके से मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये देखा जाता है कि अगर जिस टाइम ऑयल का प्राइस बढ़ता है, उस टाइम पे जनरली गैस का प्राइस कम होता है। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मार्केट में ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो मैं ऑयल में लॉन्ग पोज़ीशन ले लूँगा और गैस में शॉर्ट पोज़ीशन ले लूँगा। जिससे कि ऑयल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, तो वो मुझे प्रॉफिट होगा, प्लस गैस का प्राइस जैसे कम होगा, तो मैं उसको अभी जो मैंने अभी बेच दिया है और बाद में उसको कम रेट में खरीद लूँगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी इसमें हेजिंग की जाती है। जो फिजिकल एसेट ओनरशिप होती है, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसे कोई प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, तो इससे भी मेरी प्राइस प्रेडिक्टिबिलिटी और जो मेरा लॉस है, वो मुझे प्रेडिक्टेबल रहता है कि हाँ, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो वो मेरे पास एक प्रेडिक्शन रहता है। तो ये भी एक तरीके से एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने मैं एक पावर प्लांट चलाता हूँ, तो मैंने मैंने जो मेरा कंज्यूमर्स रहेगा, उसको मैंने एक डील कर लिया कि ठीक है, मुझे 25 साल के लिए मैं आपको इस रेट पे ये इलेक्ट्रिसिटी बेचूँगा। और उसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा मशीन का कॉस्ट रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा फ्यूल का कॉस्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ, तो हाँ, मेरे पास एक 25 साल का एक श्योरिटी रहेगा कि हाँ, 25 साल तक मेरे पास कोई लॉस होने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, अगर मेरे पास कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं है तो। जो मेरा लास्ट है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक ईटीएफ हो गया, इससे हम कमोडिटीज़ की या फिर जो मार्केट एक्सपोज़र लेते हैं, जिससे कि कमोडिटी में जो हमारा, अगर हम कहीं पे लॉस कर रहे हैं, तो इसमें इसके थ्रू हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हेजिंग स्टडीज़ होती हैं, जो एनर्जी फाइनेंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। अगर हम इसके कंस्टीट्यूट की बात करें, एनर्जी फाइनेंस में ऐसे कौन-कौन से कंस्टीट्यूट या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेना। डेट फाइनेंसिंग मतलब किसी कंपनी को या फिर किसी प्रोजेक्ट में हम उधार पैसा देते हैं किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, कि हाँ, मैंने 1 लाख रुपए दिया, मुझे 7% का इंटरेस्ट रेट के साथ वो मुझे सो एंड सो ईयर्स में उसको रिटर्न करेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये भी एक तरीके का डेट फाइनेंसिंग हो सकता है। उसमें ये बस डेडिकेटली आर्म्स रहती है जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बनाई जाती है। इसका काम ये रहता है कि ये डेडिकेटली एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है और उसमें पूरा उनका कैश फ्लो उनका जो रिस्क एसोसिएटेड रहता है उसको कैलकुलेट करके फिर उसमें कितना हमको फंडिंग देना है ये कैलकुलेट करती है। और जो उनका कैश फ्लो रहता है ये उसको एक तरीके से कोलेटरल की तरह यूज़ की ज करती है। तो इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं। जो हमारा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहता है, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट कंपनी पूरा पैसा लगा रही है, या फिर गवर्नमेंट पूरा पैसा लगा रही है, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए हमारे, अगर वो पैसा लगाते हैं, या फिर हमारा कोई एलआईसी टाइप की कंपनीज़ अगर पैसा लगाती है, या फिर कोई हमारा प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स अगर पैसा लगाते हैं, तो उस तरह की फंडिंग को हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो ग्रांट्स एंड सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट है जो ग्रांट्स एंड सब्सिडी देती है, तो वो भी इसका एक कंस्टीट्यूट होता है। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब जो किसी प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास जो मशीनरी लग रही है, अगर वो वेंडर खुद इसमें उसको एज़ अ मशीन जो लगा रहा है, उसको एज़ अ फाइनेंस के रूप में देने लग जाए। मतलब मुझे एक मशीन चाहिए, मैंने वेंडर से खरीदी, वेंडर ने बोला ठीक है, इसको मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, तो आप मुझे सर्टेन इंटरेस्ट के साथ मुझे इसका पैसा दे सकते हैं। तो मैं अभी आपसे पैसा नहीं लूँगा। तो एक तरीके से वो उसकी वेंडर फाइनेंसिंग हो जाती है। ग्रीन बॉन्ड एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मतलब
ये एक तरीके का डेडिकेटेड फंड रहते हैं जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटली बनाए जाते हैं, जिससे कि जो हमारा ग्रीन पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाया जा सके और जो क्लाइमेट के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ एनर्जी फाइनेंसिंग करने के तरीके होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। इंडियन केस स्टडीज़ अगर हम देखें, तो हमारे पास सबसे पहला जो केस स्टडी है वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश का। ये एक 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है। तो इसमें बेसिकली जो फाइनेंसिंग हुई है, वो 3 तरीके से हुई है। फर्स्ट है जो इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब इसमें 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं जेवी। फर्स्ट है इसमें सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन और दूसरा है एमपी यूवीएनएल मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसमें इक्विटी पार्टनरशिप करी है। साथ ही साथ इसमें डेट फाइनेंसिंग हुई है, जिसमें वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने इसमें डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा लगाया है और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो गवर्नमेंट ने भी इसमें पैसा लगाया है। साथ ही साथ इसमें कुछ फंडिंग जो है वो है ग्रीन जो फंड्स है जो हमारे उससे भी इसकी फाइनेंसिंग हुई है। तो एक तरीके से ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें 3-4 तरीके की फाइनेंसिंग हुई है। सेकंड जो हमारा केस स्टडी है वो है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गुजरात का। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें भी 3 तरीके से फाइनेंसिंग की है, इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सपोर्ट। तो इसमें इक्विटी के लिए इसमें एमपी और जो गुजरात गवर्नमेंट है उन दोनों का स्टेक रहेगा। जो डेट फाइनेंसिंग है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट बैंक इन दोनों ने इसमें डेट फाइनेंसिंग करी है। गवर्नमेंट ने इसमें ग्रांट्स और सब्सिडी भी दी है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके इसके बनने में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनर्जी फाइनेंसिंग के ऊपर। थैंक यू।